हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। इसके पहले एक टॉपिक इस पे मैं पढ़ा चुका हूं। जैसा कि आपको पता था कि मैं आपको एक्सटेंशन एजुकेशन का भी जो क्वेश्चन सामान्यतः आपसे पूछे जाते हैं उसके संबंध में एक आउटलाइन मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो इसके पहले मैंने एक आपको लेक्चर उस पर दिया था, उसको आप लोगों ने खुद देखा। तो उसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं और उसको दूसरे रूप में लेके आने का प्रयास कर रहा हूं कि उसको मैं क्वेश्चन आंसर रूप के में भी फ्रेम करूं, ताकि उससे ये पता चल सके वो क्वेश्चन कौन से हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ जो ऑप्शंस जोड़ते हैं उनके बारे में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो मान लीजिए इसमें जो थोड़े लिखे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के आधार पर बहुत सारे सवाल हम यहाँ पर आपको फ्रेम करेंगे और फ्रेम करके आपको ये बताएंगे कि उसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो इसलिए एक दूसरे रूप में लाया हूं, इसको आप देखिएगा। यदि आपको ये चीजें पसंद आएगी तो आप अपना कमेंट के माध्यम से इस चीज को बताइएगा कि क्या आप इससे अपने आप को सुविधाजनक महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा चीजें आपको इस फॉर्मेट में चाहिएगा तो आप अपना बताइएगा। मैं इस पे बहुत सारे वीडियो दूंगा, क्योंकि इसी महीने में, अप्रैल के महीने में, इस सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन या तो कॉन्सेप्ट के आधार पर या इस फॉर्मेट के आधार पर पूछे जा सकते हैं। जब अगर आप इस चीज पे आप बता देंगे तो मैं इसी आधार पर सारी चीजों को आपके सामने रख दूंगा। जितने भी वीडियो बन सकते हैं मैं अधिक से अधिक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा, लेकिन आपके अपने पास एक पेन और कलम जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं इस सबका डिस्क्रिप्शन दूंगा और वो डिस्क्रिप्शन आपको कहीं न कहीं आपको लिखना होगा, क्योंकि फर्दर ये आपके जीवन में यही काम आएगा। बार बार इसको जो है आपको सर देखने की भी जरूरत ना पड़े यदि आप इसको नोट्स बनाते रहेंगे। तो आइए, समय को हम ज्यादा वो न लेकर के इस पे आपको सीधे मैं क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूं। उसी के बीच में मैं सारी बातें अपनी रखता रहूंगा। तो इसमें देखिए, हमने चूंकि आप लोग बार बार हिंदी और इंग्लिश के बीच में रहे, तो इसमें पूरी कोशिश मैंने की है कि ये सारी चीजें हिंदी में ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन, ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का ही है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है आपके एक्सटेंशन में भी एक्सटेंशन एजुकेशन का है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको लिखा है शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेंथ एंड सिंसियर का संबंध। तो आपने सुना होगा कि 4S क्या होता है। ठीक है, सिंपली इस एक्सटेंशन में पूछा जाता है 4H क्या होता है, 4S क्या होता है, लेकिन यहां पर हमने बात की है 4S की। तो 4S के रूप में हमने देखिए लिखा गया है शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेंथ एंड सिंसियर। तो शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेंथ एंड सिंसियर का संबंध किससे है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन लिखा है पर्सनल लेटर, दूसरा लिखा है फॉर्म क्लिनिक, तीसरा है आपका सी ऑप्शन रिजल्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, और चौथा या डी ऑप्शन है सिंपोजियम। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो क्या होगा? पर्सनल लेटर। देखिए, अब पर्सनल लेटर में कह रहा है कि मतलब शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेंथ और सिंसियर की संबंध किसके है? तो पर्सनल लेटर से है। तो ये 4S जो दिए गए हैं, इसका अर्थ क्या है? ये क्यों ये 4S के ही रूप में इसको भरा? क्योंकि देखिए, पर्सनल लेटर जो होता है वो एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा लिखा जाता है। और किसको लिखा जाता है? किसान को या फार्मर को लिखा जाता है। तो किसान को या फार्मर को जब एक एक्सपर्ट के द्वारा चीजें लिखी जाए तो उसमें कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने के लिए जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए उसी बात को यहाँ पर रखा गया है। क्या कि जो कुछ लिखे वो बड़े कम शब्दों में लिखे, शॉर्ट हो, छोटा हो। शॉर्ट का मतलब क्या? छोटा हो। मतलब जो चीजें आप बता रहे हैं उसको बहुत कम शब्दों में बताने का प्रयास करें। ठीक है। दूसरा इसका मतलब होता है सिंपल। सिंपल से मतलब है साधारण। भाई, जो चीजें आप लिख रहे हैं, क्योंकि आप वैज्ञानिक भाषा जानते हैं, लेकिन वहां वैज्ञानिक भाषा नहीं चलेगा। वहां पर आप किसानों को समझाने हैं तो उनके एक सामान्य भाषा में बात करिए, ताकि उसको आसानी से वो समझ सके या आत्मसात कर सके। तो इसीलिए दूसरा जो इसमें आया है क्या? सिंपल। सिंपल का मतलब साधारण। उसके बाद एक और यस है स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ का शाब्दिक अर्थ पे मत जाइएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का शाब्दिक अर्थ होता है मजबूती। तो यहाँ मतलब मजबूती से नहीं है, यहाँ मतलब है उसके अंदर जो कंटेंट रखे गए हैं वो हेल्दी होने चाहिए। मतलब वो अच्छे, इधर उधर की बातें ना होकर के सिर्फ विषय पे आधारित ही बातें उस पे होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप उसमें एक चीजें लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया सिंसियर।
सिंसियर मतलब क्या होता है भाई? सिंसियर हम लोग कहते हैं ना, बी सिंसियर या बी केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक उसमें जो चीजें रखी जाए उसमें ध्यान पूर्वक रखी जाए कि जो बातें हम लिख रहे हैं वो किसी जो सब्जेक्ट हमारा जो विषय है उसी से वो संबंधित हो। इसी 4S को ही इसमें चीजें समाहित किया गया है। तो बार बार पूछता है 4S का संबंध किससे है? ये चीजें आपको यहां पर लिखी हुई नहीं मिलेगी, सिर्फ जो बातें यहां पर नीचे लिखा गया है इतनी बातें यही आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से 4S का संबंध है। तो 4S का संबंध हो सकता है वो सब्जेक्ट दे दे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, कि एक्सटेंशन है या साइकोलॉजी है, क्या है ये भी पूछ सकता है। लेकिन यहां पर हमने थोड़ा सा, चूंकि आपका सब्जेक्ट था इसलिए आपको इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, लेकिन ये सवाल सिर्फ इसके नाम पर सिर्फ यहां लिख सकता है एक्सटेंशन, यहां पर लिख सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, या अन्य कोई फिजिकल एजुकेशन लिख सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उसके आधार पर अपने ऑप्शन को टिक करने पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें अगर मैं अन्य ऑप्शन को बताऊं, फार्म क्लीनिंग, फार्म क्लीनिंग का अर्थ ये होता है कि जब किसी फार्म पर उस सब्जेक्ट से या कृषि से संबंधित सारे उपकरण या सूर्य समस्याओं के निदान के लिए सारे उपकरण वहां उपस्थित करा दे तो उसी को कहते हैं फार्म क्लीनिंग। उसके बाद है आपका रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। तो देखिए जो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होता है ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है कि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है। ये सवाल ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किसान के द्वारा किया जाता है। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किसान के द्वारा अपने ही फील्ड पर किया जाता है, लेकिन इसमें जो बेसिक बात होती है वो कार्य जो किसान अपने फील्ड पे कर रहा है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, वो सारा कार्य जो करता है वो एक्सटेंशन वर्कर के सुझाव के आधार पर करता है। इसलिए अगर कभी आपके पूछेगा कि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कहां पर किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है, तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किसान के द्वारा ही किया जाता है। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किसान अपने ही फील्ड पर करता है, लेकिन किसके सुपरविजन पर करता है? एक्सटेंशन वर्कर के सुपरविजन पर करता है। इस बात को ध्यान करके लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका सिंपोजियम। तो सिंपोजियम का अर्थ होता है एक तरह से कार्यशाला होता है, वहां पर कुछ वक्ता मिलकर के लोगों को क्या करते हैं, अपने ज्ञान का वितरण करते हैं या लोगों को समझाते हैं या बताते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन जितने भी मैंने यहां पर रखा है वो सारे क्वेश्चन JRF हो, SRF हो, TGT हो, PGT हो, आयोग हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन जाके आप देखिएगा पूछे गए। इसलिए इसको अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा, जितनी बातें मैं बता रहा हूं नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आप जब एग्जाम में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखकर ही विश्वास करना, ठीक है, या देखना ही विश्वास करना उदाहरण है। ये किसका उदाहरण? सीइंग इज बिलीविंग किसका उदाहरण है? सीइंग इज बिलीविंग किसका उदाहरण है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है सेमिनार, दूसरा है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, तीसरा है फ्लैग मेथड और चौथा है आपका लेक्चर। तो इसमें से आपको जो है ऑप्शंस को अप्रूव करना है, कौन सा होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रिजल्ट मतलब कहते ना, जब हम किसी चीज को देखने के बाद विश्वास करें, जब किसी परिणाम को हम पहले भौतिक रूप से, ठीक है, देख ले, महसूस कर ले और फिर उस पर जब विश्वास की जाती है तो उसी को कहा जाता सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है, देखकर ही विश्वास करना। तो रिजल्ट में क्या होता है भाई? अगर किसी एक्सटेंशन वर्कर ने बताया कि अगर गेहूं की इस वैरायटी को लगाएंगे इसका उत्पादन ज्यादा मिलेगा, लेकिन हमें कहने से सिर्फ नहीं, लेकिन अगर वहीं कहीं हमारे किसी खेत पर उस वैरायटी को लगाया गया और नो डाउट जो हमारी सामान्य जो है इंडिजिनस वैरायटियां थी या ट्रेडिशनल वैरायटी थी उसकी अपेक्षा में जो इनके द्वारा एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया था उसके उत्पादन में यदि अंतर देखा गया या उत्पादन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब वो परिणाम अच्छा रहा या उसको देखकर हमने महसूस किया। तो उसी देखकर महसूस करने को ही कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग, देखकर ही विश्वास करना। तो देखकर विश्वास करना जो उदाहरण है या एग्जाम्पल है वो किसका है? रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का है, ठीक है, परिणाम प्रदर्शन का है, ठीक। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन लिखा है स्मॉल ग्रुप में कितने लोग होते हैं? देखिए ग्रुप 3 तरह का होता है, ठीक है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज या बिग, ठीक है। तो इसमें हमें किसका पूछ रहा है? स्मॉल ग्रुप में। स्मॉल ग्रुप में कितने लोग होते हैं? तो स्मॉल ग्रुप में कितने लोग की बात अगर की जाए तो इसमें होते हैं आपके 15 से 25 लोग होते हैं,
स्मॉल ग्रुप में कितने लोग होते हैं? 15 से 25 लोग होते हैं। तो अगर स्मॉल ग्रुप में इसमें 15 से 25 होते हैं तो मीडियम में कितने होते हैं? तो अगर मीडियम की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, मीडियम ग्रुप में आपके 25 से 50 होते हैं। मीडियम ग्रुप में कितने होते हैं? 25 से 50 होते हैं। और यही अगर कहेगा बिग ग्रुप या लार्ज ग्रुप में कितने होते हैं, तो लार्ज ग्रुप में आपके कितने होते हैं? 50 से 100 होते हैं। इस चीजों को बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको कहीं अपना जो है लिखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, बार बार हम लोग इसको जानते भी हैं। लिखा है सामान्यतः पैनल में कितने लोग होते हैं? पैनल का नाम हम लोग के जुबान पर हमेशा रहता है, यूनिवर्सिटियों में हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो बहुत सारी चीजों के लगते हैं। आपके वाइवा के लिए पैनल बनता है, आपकी किसी मीटिंग के लिए पैनल बनता रहता है, किसी बिंदु पर विचार करना हो तो उसके लिए पैनल गठित होता है। तो सामान्यतः पैनल में कितने लोग हो सकते हैं, इसकी वो बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक पैनल की बात करेगा सामान्यतः कितने लोग हो, तो एक सामान्यतः कितने लोग होते हैं? 2 से 8 लोग हो सकते हैं, ठीक है। एक पैनल में सामान्यतः कितने लोग होते हैं? 2 से 8 लोग करते हैं। ये वेरी करता रहता है, हो सकता है 2 लोग हो, 4 लोग हो, 6 लोग हो, 8 लोग, लेकिन एक सामान्य स्थिति में कितने लोग हो सकते हैं? 2 से 8 लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एक पैनल का डिस्कशन था। उसके बाद आइए देखिए, एक आपको क्वेश्चन ये भी बार बार हम लोग जानते भी हैं और इससे हम लोग रूबरू होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग कहीं पर अपना एग्जाम के देते हैं, एग्जाम के बाद फिर कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। तो वहां कहीं कहीं पर एक नाम सुनते हैं डिबेट, ठीक है। तो वही डिबेट की बात है। लिखा है कि डिबेट के कितने आयाम हो सकते हैं? डिबेट के कितने आयाम हो सकते हैं? आयाम का मतलब पक्ष, ठीक है। आयाम का मतलब क्या होगा? यहाँ पर पक्ष, मतलब डिबेट के कितने पक्ष हो सकते हैं? तो सावधानी पूर्वक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आयाम के मतलब 2 ही पक्ष हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है। तो ये कैसे होगा? देखिए, जब भाई डिबेट होगा, अगर कोई एक व्यक्ति अकेला चाहे तो कोई डिबेट कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। डिबेट जब भी होगा 2 लोगों में होगा, 2 लोगों में होगा, 2 ग्रुप में होगा, 2 समूह में होगा, 2 देशों में हो सकता है, 2 धर्मों के बीच में हो सकता है, 2 समुदायों के बीच हो सकता है। कोई एक समुदाय कोई डिबेट नहीं कर सकता, कोई एक देश अकेले डिबेट नहीं कर सकता, कोई एक व्यक्ति अकेले सब डिबेट नहीं कर सकता। कहने का मतलब डिबेट करने के लिए कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए, ठीक है। जब 2 पक्ष होंगे तभी उसमें डिबेट संभव है। और दूसरा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिबेट के जो आयाम होते हैं वो 2 किस रूप में होते हैं? एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। क्योंकि जब डिबेट होता है तो उस विषय का कोई एक सकारात्मक पक्ष रखता है तो दूसरा पक्ष उसी का नकारात्मक पक्ष रखता है। तो डिबेट में हमेशा 2 पक्ष आएंगे। कौन सा? एक को इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव और दूसरे को कहते हैं निगेटिव, या इसी को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक पक्ष और दूसरे को कहते हैं नकारात्मक पक्ष। तो ध्यान रखिएगा, डिबेट के कितने आयाम? 2 आयाम। कौन कौन से? सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है देखिए, अगला क्वेश्चन हमने लिखा है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग एक उदाहरण है। लर्निंग बाय डूइंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? करके सीखना। तो करके सीखना किसका उदाहरण हो सकता है? तो करके सीखने का उदाहरण के रूप में देखिए ऑप्शन क्या है? रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, सिंपोजियम और फॉर्म क्लियरिंग, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकते हैं? अगर लर्निंग बाय डूइंग का ऑप्शन सही ऑप्शन होगा तो क्या होगा? मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या होगा? मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। अभी मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों होगा? क्योंकि देखिए मेथड मतलब क्या? तरीका, विधि, नियम, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ भी जब होगा तो हम इसमें क्या करते हैं? उस चीज को करके करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, करके देखते हैं। तो जब मेथड का मतलब क्या होता? उस तरीके को अपनाना। अपनाने का क्या मतलब होता? उसको इंप्लीमेंट करना या करना। तो जब हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे या करेंगे तो वही तो मेथड है, ठीक है। इसीलिए जो लर्निंग बाय डूइंग, तो जब हम कोई चीज करते हैं तो उससे सीखते भी तो हैं। जब कोई चीज हम लोग करते हैं तो उससे सीखते हैं। तो जो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है उसी को क्या कहा जाता है? लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन किसके अंतर्गत? लर्निंग बाय डूइंग के। और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको पहले भी बता चुका कि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है। सिंपोजियम में भी मैं आपको बता चुका हूं, और फॉर्म
क्लिनिक के बारे में बता चुका हूं। तो देखिएगा ये जो फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको देखने के बाद मुझे जरूर अवगत कराइएगा कि ये चीजें आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ऐसा चाहेंगे तो ऐसा करेंगे, अन्यथा कि जो पहले एक हमने वीडियो दिया है कॉन्सेप्चुअल रूप में, तो हर एक को मैं सिर्फ उसी कॉन्सेप्चुअल रूप में लेकर के वीडियो, आपको जितने भी वीडियो बन सकते हैं इसी महीने में हम पूरा करके आपके पास तक पहुंचा देंगे। आप उसको देखिएगा और अपना एंजॉय करिएगा। कैसा चाहिए ये आपके ऊपर है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में लिखा है भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ। बड़ी चीज है, कम्युनिकेशन की दुनिया में आज ये पीछे छूटता जा रहा, जबकि हमारे देश में कम्युनिकेशन, दुनिया में, देश की बात करें, दुनिया में कम्युनिकेशन की शुरुआत यही है। लेकिन अब हम लोग रेडियो के नाम से कहां कितने पीछे छूट चुके हैं, शायद उसका नाम हमारे जुबा पे आता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई न्यू कितने भी आगे हम चल जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास में जाके हमें अपने आप को जरूर देखना होता है। तो आज इस आधुनिकता में भी इस चीजों का कहीं ना कहीं हमें अपने आप को देखना पड़ता है और आपके सिलेबस में ये चीजें रखी गई है। तो इसीलिए यहां से मैंने एक क्वेश्चन उठाया भी है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था। तो आपको भी पता है रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी। तो कब की बात अगर करें तो ये कब हुई थी, 1927 में हुई थी, ठीक है। रेडियो प्रसारण सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी, मुंबई से शुरू हुई थी, ठीक है। तो 1927 में हुआ था, ठीक है। 1936 में यही फिर ऑल इंडिया रेडियो बन गया था। 1936 में क्या हो गया था, AIR, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो बन गया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 1957 में आएंगे तो यहीं से डिजिटल जो आपका टीवी का यहां से बिगिनिंग हुआ था। लेकिन 1959 में हमारे देश में टीवी का भी रूप आ चुका था, ठीक है। तो इन डेटों को जरा ध्यान पूर्वक लिख करके रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन लिखा है रेडियो पर प्रभावी वार्तालाप के लिए प्रति मिनट शब्द होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जीएस के रूप में भी आता है और आपके कम्युनिकेशन की जब चैप्टर आएगा वहां पर तो भी इसकी बात आती है, एक्सटेंशन की बात है तो भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो रेडियो पर प्रभावी वार्तालाप के लिए प्रति मिनट शब्द होने चाहिए। कितने शब्द होने चाहिए, तो अगर इसके शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो 120 से 140 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। 120 से 140 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 मिनट में कितने शब्द का डिलीवर्ड होना चाहिए या बोला जाना चाहिए या कहा जाना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 120 से 140 शब्द होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे आपको एक क्वेश्चन और लिखा है टीवी पर पहली बार ग्रामीण प्रोग्राम, टीवी पर पहली ग्रामीण प्रोग्राम कौन प्रसारित हुई। कहने का अर्थ है टीवी पर सबसे पहला कृषि से संबंधित कौन सा प्रोग्राम या ग्रामीण से संबंधित कौन सा प्रोग्राम लाया गया था, इसका कहने का संबंध है। तो आपको भी पता है सबसे पहला जब टीवी पर जो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोग्राम लाया गया था तो कौन सा था, कृषि दर्शन था। कौन सा था, कृषि दर्शन था। अब शायद हम लोग इसको भी भूल रहे, लेकिन ये भूलिएगा नहीं। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं तो ये सारी चीजें आपका इतिहास है और इतिहास को भूल कर सिर्फ अपने आप को गलती करेंगे, इसलिए इसकी गलती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कृषि दर्शन आपका जो शुरू हुआ था वो 26 जनवरी 1967 में, कब से, 26 जनवरी 1967 से शुरू किया गया था। और ये भारत में कृषि से संबंधित टीवी पर पहला प्रोग्राम था, जिसका नाम क्या दिया गया था, बार बार देखिए हमने लिखा है कृषि प्रोग्राम, कृषि ज्ञान, ग्रामीण भारत, लेकिन वो है क्या, वो कृषि दर्शन, ठीक है। तो आप हमको इसको अपने कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि कृषि दर्शन कितने समय प्रतिदिन आता था इसका प्रसारण, या साप्ताहिक आता था, या 2 दिन के अंतराल पे आता था, या क्या आता था, कितने दिन के अंतराल पे आता था और कितने समय पे आता था। इस बात को आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और इस तरह से ये देखिए आपके 9 क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर लिए थे, क्योंकि आगे मैं इसमें बहुत सारी चीजें समाहित करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसको आप देखिएगा, एंजॉय करिएगा और फिर हमें जरूर बताइएगा कि ये चीजें आपको कैसी लगी। अगर ये चीजें आपको अच्छी लगेगी तो इसको हम इसी रूप में लाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं कॉन्सेप्चुअल चीज में मैं दूं, तो आपको मैं उसी तरह से कॉन्सेप्चुअल चीज में वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा और वो हर 2 दिन 3 दिन के अंतराल पर मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, वो आपको मिलता रहेगा। तब तक आप इसको देखते रहिए, एंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद।